अभी हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का आज जो आपकी परीक्षा थी उसका हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन था आपको और 1 आवर का टाइम दिया हुआ था, 1 घंटा का समय था। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला वो सेम है किसके डायमेंशनल फॉर्मूला का? तो हम लोग को मालूम है वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, जूल होता है। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला और एनर्जी का सेम आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी, है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। तो जी का फॉर्मूला हम लोग को पढ़ा हुआ था, एफ इक्वल्स टू हम लोग पढ़ते हैं एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी को अलग कर सकते हैं हम लोग, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। फोर्स का हम लोग को डायमेंशंस मालूम है, m1 l1 t इनवर्स 2 और डिस्टेंस का आ जाता है l स्क्वायर बाई m1 m2 मास m। देखिए एक m कैंसिल कर गया, ये m ऊपर जाएगा, m का पावर -1 l क्यूब t इनवर्स 2। तो कौन सा सही आ रहा है? ये आ जा रहा है, ए वाला है ना, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following is not the name of physical quantity? तो इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है? तो देखिए किलोग्राम फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किलोग्राम यूनिट है मास का, है ना। तो ये तो यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं ना है, भौतिक राशि नहीं है। तो कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है? किलोग्राम, ये सही होता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विच ऐसा यूनिट इज यूज टू मेजर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ज्योति तीव्रता को मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं कैंडेला। किसका? कैंडेला का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। तो अगर कोई वस्तु नियत चाल से कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वृत्ताकार पथ में गति कर रहे हैं, तो कोई सर्कुलर पाथ है इसमें, तो हम लोग को मालूम है डायरेक्शन हमेशा चेंज होता जाता है, स्पीड तो कांस्टेंट है। अगर 2 मीटर पर सेकंड का भी स्पीड से चल रहा है, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज कर रहा है। तो इसका वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, परिमाण भी होता है और उसका दिशा भी होता है। तो ये भी परिवर्तित हो रहा है, दिशा भी परिवर्तित हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। इनमें से कौन सा वेक्टर है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? वेलोसिटी, वेग एक सदिश राशि है ना। तो वेग सदिश राशि है। देखिए यहां पर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर नोन। तो अगर प्रारंभिक वेग, विस्थापन और त्वरण अगर ज्ञात हो तो हम लोग किस समीकरण का उपयोग करेंगे? गति के कौन से समीकरण का उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ये v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि हम लोग को पढ़ा हुआ था, देखिए समझते हैं थोड़ा, हम लोग को पढ़ा हुआ था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये फॉर्मूला होता है। तो v स्क्वायर माइनस को उधर भेज दीजिए, तो प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, ये ना हो जाएगा, यही चीज़ है। तो जब क्या क्या दिया हो, प्रारंभिक वेग यानी कि u दिया हो, विस्थापन s दिया हो और त्वरण a दिया हो, तो uas अगर ज्ञात हो, अंतिम वेग ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, तो हम लोग इस समीकरण का उपयोग करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर दो सदिश परिमाण में समान हैं और दिशा में विपरीत हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 0, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल कर जाते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज।
तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। दो सदिशों का अदिश गुणनफल को कहते हैं बिंदु गुणनफल। अगला क्वेश्चन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी बात होता है इस तरीके का, प्रोजेक्टाइल मोशन का बात होता है तो इस तरीका से इसका दो कंपोनेंट डिवाइड होता है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो याद रखना ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये चेंज नहीं होता है, तो ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए इसको समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। A ball of mass m strikes a rigid wall with velocity u vector and rebounds with the same speed. The impulse imparted to the ball by wall edge. देखिए मान लेते कोई दीवार है, ये दीवार है, इस पर एक बॉल गया m मास का, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया mu, और बाद में ये रीबाउंड कर रहा है तो इसका मोमेंटम कितना हो गया mu माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये मोमेंटम था इनिशियल, ये मोमेंटम हो गया फाइनल। हम लोग को क्या निकालना है, इम्पल्स। तो इम्पल्स इक्वल्स टू होता है आवेग जिसको कहते हैं, तो इम्पल्स इक्वल्स टू होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का जब बात होगा तो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, तो पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ कितना था, माइनस एम यू, और पी आई एम यू था तो फिर से माइनस है तो माइनस एम यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टू एम यू। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो इसका सही ऑप्शन डी होता है ना, माइनस टू एम यू। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यह कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनमें से कौन सा कहलाएगा आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम को ही हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय। तो चेंज इन मोमेंटम किसके द्वारा दिया जाता है, तो हम लोग को मालूम है चेंज इन मोमेंटम मिलता है कैसे, फोर्स इनटू टाइम। क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को ही हम लोग कहते हैं इम्पल्स। क्या कहते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स मतलब आवेग, और आवेग बराबर सूत्र पढ़े थे हम लोग, क्लास में भी पढ़ाया गया था, बल गुना समय होता है। तो इसका सही आंसर वो होता है। अगला क्वेश्चन में चला जाए। A cork of mass 10 gram is floating on water. The net force acting on the cork is। तो मान लेते हैं एक पानी का सतह है जिसमें कोई कॉर्क का टुकड़ा है वो तैर रहा है, तो भार जो होता तब तो नीचे गिरता, ऊपर अगर बल होता तब तो ऊपर ले जाता, लेकिन तैर रहा है नियत सतह पर, तो इस पर कोई नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स क्या हो जाता, जीरो, है ना। तो इसका सही आंसर आ जाता आपका जीरो, ऑप्शन डी, ये सही हो जाता। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एनर्जी इज, तो हम लोग को मालूम है ऊर्जा क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां पर जो क्वेश्चन है ऊर्जा है, क्या कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, मालूम है हम लोग को। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अगर कर्व है मान लेते इस तरीके का, है ना, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स। देखिए इसको समझिए, तो एरिया मान लेते हैं इस एक्सिस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले लिया, इसमें अगर फोर्स ले लिया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो भी एरिया होगा, मान लेते हैं ये एरिया हो गया, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये ना निकलेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वर्क। तो इसका सही आंसर क्या आता है, वर्क डन। क्या आएगा, वर्क। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। तो बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल दर्शाता है किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। इन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, है ना, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन केवल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, याद रखना। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में केवल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, ये सही होता है। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, इफ एन एथलीट डज 500 जूल्स ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड्स व्हाट इज द पावर आउटपुट। तो अगर कोई एथलीट है जो 500 जूल का वर्क करता है 4 सेकंड में, है ना,
तो कार्य दिया हुआ है, तो हम लोग को पावर आउटपुट, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क कितना है 500 जूल, बाई टाइम कितना है 4 सेकंड, कैंसिल कर दीजिए 125 जूल पर सेकंड, और यही क्या कहलाता है वॉट, जूल पर सेकंड ही कहलाता है वॉट, तो 125 वॉट्स, यही सही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, तो उसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, तो L इक्वल्स टू आई ओमेगा, पढ़ा हुआ है L इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के जो गुणनफल होता है उसको हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम, ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, है ना। रेडियस ऑफ जायरेशन का यूनिट क्या है, तो रेडियस है क्या, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ जायरेशन का भी यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो याद रखना है घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E इक्वल्स टू, एकदम रट के रखना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ m r स्क्वायर, क्या होता है हाफ m r स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। व्हिच लॉ डिस्क्राइब्स द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, तो कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है, तो हमें एकदम याद है कैप्लर का नियम, कौन सा, कैप्लर का ग्रहों की गति का नियम, ये पूरा नाम ही था इसका, तो कैप्लर्स लॉ, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेस 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो 1 किलोग्राम अगर चीनी खरीदना है हम लोग को, तो कहां पर खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा, तो विषुवत रेखा पर, है ना, कहां पर, विषुवत रेखा पर, जिसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, तो यहाँ पर खरीदना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा फायदेमंद है इसलिए क्योंकि यहाँ पर भार कम होता है, तो भार कम होता है तो ज़्यादा आ जाएगा, और बेचना कहाँ पर अगर पूछता कि फायदेमंद होता तो ध्रुव पर भार ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, इसका सही आंसर होता क्या, एट इक्वेटर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ डैश फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल एक डैश बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल सोचिए, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कौन कर रहा है, पृथ्वी कर रहा है, तब तो उसका परिक्रमा कर रहा है ना, तो ये बहुत लंबी दूरी का बल है, कैसा है, लंबी दूरी का बल है, तो इसका सही ऑप्शन होता है लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी कि होता ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल को किस रूप में जाना जाता है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस, या इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रतिबल, क्या कहते हैं, प्रतिबल। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, तो हुक का नियम क्या दर्शाता है, तो हम लोग मालूम है हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत, यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इट मीन्स प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के, प्रतिबल किसके समानुपाती, विकृति के, ये कहता है हुक का नियम। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, तो लिक्विड प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, तो हमें मालूम है लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला होता था एच रो जी, है ना, एच रो जी, तो किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर, कितना हाइट तक पानी भरा हुआ है बर्तन में, और डेंसिटी पर, तो डेंसिटी तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ये सही हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, तो यहाँ पर कहता है कि सरफेस टेंशन का यूनिट और किसका यूनिट सेम होगा, तो इसको अगर चेक किया जाए तो देख सकते हैं आप, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया,
तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता था? तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का आ जाएगा न्यूटन और लेंथ का आ जाएगा मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब इसको अगर चेक किया जाए सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क और एनर्जी सेम फॉर्मूला। तो एनर्जी का क्या लिख सकते हैं हम लोग? न्यूटन मीटर भी तो लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि एनर्जी वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर, ये भी वर्क ही आता है, वर्क मतलब ही एनर्जी आ गया। और एरिया क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर कैंसिल कर गया, क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर। तो यही सही होगा, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया या फिर सरफेस टेंशन, दोनों की यूनिट सेम है, न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच सबस्टांस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस? तो कंडक्शन मतलब चालन विधि है ना, किस पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा किसमें? सॉलिड में, ठोस में। तो ये सही होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो इनमें से किस पदार्थ की सबसे उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है? तो याद रखना एकदम जीके का क्वेश्चन है, जल की। किसकी? जल यानी कि वाटर। तो ये सही होता है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको मॉडल सेट में भी था, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नामक किसकी अवधारणा की ओर ले जाता है? तो इसी से हम लोग को टेम्परेचर का परिभाषा मिलता है, तापमान का। तो ऑप्शन डी सही होता है। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? तो ये हो जाता है 0। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या हो जाता है? 3/2, वो होता है 3/2 RT, ऐसे भी निकलता था एवरेज एनर्जी का। तो किसके प्रोपोर्शनल है? 3/2 R तो कांस्टेंट है, तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इफ कार टायर्स आर हॉट, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन देम वुड बी। तो अगर देखिए टायर जितना चलता है, गाड़ी जितना चलती रहती है, तो उसका टायर भी घिसने के कारण गर्म होने लगती है, और गर्म होने के कारण टायर के अंदर का जो दाब है वो बढ़ जाता है ना, प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ये सही होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर? तो इनमें से कौन सा क्वांटिटी है जो कि नियत रहेगा? तो क्या चीज़ नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बदलता नहीं है ना, क्योंकि एसएचएम में मान करके चला जाता है कि कोई रेसिस्टिव फोर्स काम नहीं कर, तो इसलिए आयाम नियत रहता है। मतलब जितना ये गया था फिर उतना ही आएगा बार बार, तो आयाम नियत रहेगा। विस्थापन, वेग, ये सब तो बदलता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर एसएचएम? तो एसएचएम के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी अगर होगा तब तो वो एसएचएम करेगा ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक बॉक्स जोड़ दिए तो इलास्टिसिटी रहेगा तब तो कर पाएगा। तो ये हो जाएगा इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम रिप्रेजेंट? तो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो एम्पलीट्यूड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? हम लोग को मालूम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एम्पलीट्यूड का अगर बात किया जाए, एम्पलीट्यूड इसी को ना कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इसी को कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप? तो बात अगर होगा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, तो सही होना चाहिए ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में व्हाट टाइप्स ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, तो वो होता है ट्रांसवर्स वेव्स। साउंड वेव्स के हिसाब से चला जाए तो वो होगा क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ऑर्गन पाइप्स में अगर बोल दे तो ये आपका सही हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया, लेकिन इसमें अगर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है तो उसमें ट्रांसवर्स वेव बनता है ना। स्ट्रिंग जो मोशन में आता है, जो वेव्स बनता है, तो वो ट्रांसवर्स होता है। लेकिन ऑर्गन पाइप और साउंड का अगर बात कर दें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए,
व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो यहाँ पर कहता है ध्वनि तरंगों का कौन सा गुण विस्पंद या फिर बीट के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो बीट तब बनता है जब एम्पलीट्यूड सेम रहता है लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे ये एक वेव बन गया, मान लेते हैं इस तरीके का, इस तरीके का। तो देखिए यहाँ पर भी वेव बना है, एम्पलीट्यूड और इसका दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है लेकिन एम्पलीट्यूड सेम है। जब ये आपस में मिल जाएगा, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट, नियरली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम एम्पलीट्यूड का जब वेव आपस में सुपर इम्पोज करता है, इंटरफेरेंस होता है, दोनों आपस में मिलता है, तब जाकर बीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर आना चाहिए। ध्वनि तरंगों का कौन सा गुण विस्पंद के बीट के लिए उत्तरदायी है। तो सेम लगभग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, है ना, लगभग में सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब थोड़ा सा डिफर होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड तो एकदम सेम होना चाहिए। इसका सही आंसर एम्पलीट्यूड होगा। तो इस तरीके से हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो क्लास 11th आज के एग्जाम में आपका आया हुआ था उसे हमने समझा है और उसे सॉल्व किया है। आगे भी इस तरह से वीडियो हम लोग लेते आएंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी को थैंक यू।